रही है, तो लाइमन का N1 ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ऑलवेज ग्राउंड स्टेट होती है, क्योंकि लाइमन सीरीज वो होती है जिसमें हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ रहे होते हैं, हमारे ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, वो हमारी क्या होती है, लाइमन सीरीज होती है। ये हमें कौन से रीजन में मिल रही होती है, यूवी रीजन में मिल रही होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, अब जब इसके सबसे पास वाला एक्साइटेड स्टेट कौन सा हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, N2 बराबर 2 आएगा ना। यस मैम। तो इससे जब हमारे इसकी कैलकुलेशन को पूरी सॉल्व करेंगे तो जो हमें लैम्डा मिलेगा वो लैम्डा मैक्सिमम होगा, इस सीरीज के लिए वो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसे अगर मैं यही सेम चीज गामा सीरीज के लिए करूंगी, किसके लिए, गामा सीरीज के लिए, अगर मैं यही सेम चीज गामा सीरीज के लिए करूंगी तो मेरा फॉर्मूला तो वही सेम रहता है, 1/λ = R/Z² ब्रैकेट 1/N1 का हो, N1 का स्क्वायर और -N2 का स्क्वायर ब्रैकेट 4। सही है। यस मैम। गामा सीरीज के लिए N1 क्या रहता है, मैम बामर के लिए 2, N1 2 रहता है। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा होता है, N बराबर 2 में आ रहा होता है किसी भी हायर एनर्जी से, सही है, इस तरीके से जब किस में आ रहा होता है उसके लिए N1 क्या होगा हमारा, ऑलवेज 2 होगा, किसके लिए, इसके लिए अगर मुझे लैम्डा मैक्स निकालना है, सही है, इसके लिए लैम्डा मैक्स निकालना है तो मुझे कौन सी एक्साइटेड स्टेट लेनी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। N2 मेरा कितना आएगा बेटा, 3। वेरी गुड, बस समझ में आया इतना, कि हम लोग कैसे ले रहे हैं लैम्डा मैक्स। यहाँ क्या हो गया, ये बाबा सीरीज के लिए लैम्डा मैक्स अगर निकालना है तो R/Z², Z क्या है, एटॉमिक नंबर है उस एटम का जिसके लिए भी हमसे लैम्डा मैक्स पूछा हुआ है, जो वो हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम +1 हो सकता है, लिथियम +2 हो सकता है, बेरिलियम +3 हो सकता है, आगे सुऑन बोरॉन +4 हो सकता है, इस तरीके से बढ़ते हो। बस इलेक्ट्रॉन कितना बचना चाहिए लास्ट में सब निकाल के, 1 बचना चाहिए। अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो हमारे इस फॉर्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे लैम्डा मैक्स गामा सीरीज के लिए निकालनी है तो हम लोग क्या रख लेंगे, N1 बराबर तो ऑलवेज 2 होता ही होता है बेटा, इसका होता है ना, और उसके बाद इसका N2 हमें अगर 3 का ऑलवेज कर लेंगे तो इससे हमारी जो गामा की सीरीज आएगी वो हमारी आएगी लैम्डा मैक्स। अब हम बात करते हैं लैम्डा मिनिमम की। हमने किसकी बात कर ली, अगर हमसे लैम्डा मैक्स मिल रहा था तो एनर्जी कैसी मिल रही थी, मिनिमम मिल रही थी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम सेम किसकी बात करेंगे, लैम्डा मिनिमम। अगर मुझे लैम्डा मिनिमम मिल रहा है तो एनर्जी मुझे कैसी मिलेगी, एनर्जी मैक्स मिलेगी, सही है, लैम्डा मिनिमम है मेरा तो एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। अब देखो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/λ R/Z² 1/N1² - 1/N2। सही है, जब भी हमें लैम्डा मिनिमम लेना होता है तो इसमें N2 ऑलवेज फिक्स होता है, N2 ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा, और वो N2 कितना होगा, N2 ऑलवेज होगा इंफिनिटी। सारी सीरीज कोई भी सीरीज ले लो, जो गामा सीरीज ले लो, जो लाइमन सीरीज ले लो, जो पार्शियल सीरीज ले लो, तुम कोई भी सीरीज ले लो, उसके लिए क्या फिक्स होगा, N2 फिक्स होगा। जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से किसी भी एनर्जी लेवल में आ रहा है, मान लो N1 में आ रहा है, तो वो लाइमन सीरीज शो करेगा, तो उस जो हमारी सीरीज आई उसकी क्या होगी, लैम्डा सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, लैम्डा 1/λ मिनिमम, और फॉर ये इसके लिए लाइमन सीरीज, सही है। तो N1 यहाँ पे मेरा कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है, और N2 ऑलवेज कितना होगा बेटा, इंफिनिटी, ये फिक्स है इसका। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाता है, R/Z² 1/N2
स्क्वायर होता है ना, n1 और n2 की जगह इनकी वैल्यू रखते हैं। n1 की जगह 1 आ जाएगा और n2 की जगह इन्फिनिटी। ये 1/infinity की वैल्यू होती है 0। 1/infinity की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना? 1/rz का कितना? अब जिस भी सीरीज के लिए पूछा जाए उसका n1 लगा के देना है। यस मैम। तो ये अगर मुझसे लाइवन के लिए पूछा जाएगा तो मैं 1 लगा दूंगी, बामन के लिए पूछा जाएगा 2, पार्शियन के लिए 3 और बाकी चौन जैसे बढ़ता जाएगा बस। तो लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम निकालना आ गया। जब लैम्डा निकालना आ गया तो एनर्जी निकालनी अपने आप आ गई। अगर तुमसे एनर्जी पूछी जाएगी तो भी सेम तुम निकाल सकते हो, E बराबर ऐसे अपन लैम्डा से। आगे बढ़े। अभी के लिए ऐसे यही छोड़ दूँ, कल फिर से थोड़ी देर पहले आना सब लोग, जिससे कि मैं आगे का चैप्टर शुरू करूँ। सही, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा इनऑर्गेनिक का। स्टार्ट है। आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट है। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग को ध्यान से पढ़ लिया तो तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन जो जीओसी का है वो भी कवर हुआ होगा। तुम्हारा इनऑर्गेनिक का आगे धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेशन तक वो भी सॉल्व होने लगेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें तुम्हें जो बेसिक फंडामेंटल सीखने को मिलेगा वो सबका सीखने को मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्डिंग तो केमिकल्स के बीच में एक तरीके से बॉन्ड हो रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम किस चीज से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? दोनों चीजें है ना। एक है कि एलिमेंट्री फॉर्म में हाइड्रोजन कैसे रहता है, अगर हमें एनवायरमेंट में हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है? H2 की फॉर्म में मिल रहा है ना ऑलवेज। इसकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिल रहा है, एटम की फॉर्म में नहीं मिल रहा। बट ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं मिल रहा और हमारे हीलियम हमें एटम की फॉर्म में मिल रहा है? तो जो ये सब क्वेश्चंस हैं ये हमारे कहाँ से सॉल्व होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये सब सबसे पहले तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आज ही देखो हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिससे हमें अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे? बॉन्ड्स मिलेंगे। कैसे कैसे बॉन्ड्स हमारे एटम्स के बीच में बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स हम बना रहे हैं। जिसमें कि हमारे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड होता है, सही है, आयनिक बॉन्ड होता है हमारा। दूसरा क्या होता है बेटा? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके साथ ही हमारा क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और क्या बनता है हमारा? मेटालिक बॉन्ड बनता है, सही है। कौन कौन से बॉन्ड बन रहा होता है? हमारा आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है और हमारा मेटालिक बॉन्ड बन रहा होता है। जो जैसा बॉन्ड बन रहा होता है ये हमारे कैसे बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सही है। साथ ही हमारे कुछ कैसे बॉन्ड बन रहे होते हैं? वीक बॉन्ड बन रहे होते हैं बेटा। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दूसरा वैन डर वाल्स। ये हमारे क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मतलब क्या हुआ? बॉन्ड से बेसिकली मतलब क्या हुआ? बॉन्ड से मतलब हो गया कोई भी चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि दो लोगों का, हम किसी भी रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन है, वही हमारा क्या हो गया? हमारा बॉन्ड हो गया, सही है। अगर किसी पेरेंट्स के, और मतलब कहना चाहिए मेरे मम्मी पापा है या मैं हूँ, अगर उन्हें मेरे से कोई भी अटैचमेंट मिले तो हमारे बीच में कोई बॉन्ड नहीं। उनके वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, केयरिंग के लिए, लविंग के लिए, इसलिए मेरे और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप चल रहा है ना।
वही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो किसी भी चीज़ को, जैसे मुझे उनसे लिंक करके क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है मैं घर जाऊंगी, मेरी मम्मी मुझे खाना बना के दे देंगे, मुझे खाना खाने को मिल जाएगा आराम से, और मैं फिर से तो मैं क्लास ले लूँगी। तो ये मेरा उनसे एक अट्रैक्शन है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा यही काम कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो लोगों के बीच में है या दो चीज़ों के बीच में, वही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड कोई लाइन नहीं है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन ऐसे, ये नहीं है। ये बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं है कि एक बीच में मिलाने वाली लाइन को बॉन्ड कभी नहीं कह रहे होते। बॉन्ड क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके पास हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सही है। एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास हमारे पास डिफरेंट स्पिन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे, एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक दोनों इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे एक ऑर्बिट में, वो कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। वही हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। वही हमारा क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में बन जाएगा। अब बात आती है कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो वो क्या होगा, कॉज ऑफ बॉन्ड। दोस्त बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम किसी भी नई जगह जा रहे हैं, ठीक है, हमें दोस्त बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही होती है, क्योंकि अगर मैं अकेला इंसान हूँ तो मैं धीरे धीरे अपनी चीजें अपने तक रखूंगी, अपनी चीजें डिप्रेस्ड होती जाऊंगी, परेशान होंगी, तो भी मेरे पास कोई नहीं होगा शेयर करने वाला, और अगर खुश होंगे तो भी मेरे पास कोई नहीं होगा शेयर करने वाला। तो वो जो इमोशंस होंगे वो कहाँ तक रहेंगे, सिर्फ मेरे पास रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी, मुझे अच्छा लगना बंद हो जाएगा, मुझे कुछ भी फीलिंग्स, इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे। सेम चीज क्या होती है, कॉज ऑफ बॉन्डिंग का मतलब भी यही है कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम क्या करता है, शेयरिंग करता है। और वो शेयरिंग कैसी हो सकती है, पार्शियल शेयरिंग हो सकती है, कंप्लीट शेयरिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है हमारी, सिर्फ एक ये वैसे भी दोस्त होते हैं जो शो ऑफ के लिए हमारे मुंह पे मेरे दोस्त होते हैं, पीछे जाके हमें बुराइयां कर रहे होते हैं, वो वाले भी तो सही है। तो वही चीज, तो शेयरिंग कैसे हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो वही चीज क्या है, हमारी कॉज ऑफ बॉन्डिंग, क्या, हमारी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, मतलब जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम कम करेंगे जब, तो धीरे धीरे जब कम करेंगे तो हमारी जब एनर्जी कम होती है तो क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए मैं देखा, अब इसको हमने किसने एक्सप्लेन किया था, इसको कहा था लुईस ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमें पढ़ना है लुईस का ऑक्टेट मॉडल। क्या पढ़ना है, एनर्जी प्रोफाइल भी पढ़ेंगे हम पहले इसकी, एनर्जी प्रोफाइल, क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल से क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे जेई मेंस में। तो जब जेई मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि नीट में पूछेगा, सब एनटीए बना, ठीक है। तो जेई मेंस के पिछले साल के 2 क्वेश्चन है जो तुम्हारे किससे है, एनर्जी प्रोफाइल से, शायद लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स के क्वेश्चन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एनर्जी प्रोफाइल, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लुईस को, लुईस का डॉट मॉडल। और तुम्हारा ये किस पे था बेटा, ऑक्टेट रूल पे डिपेंड है। अब देखो, अभी हम लोगों ने चैप्टर जो बीच में हमारा छूट गया है उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें पता लगनी थी, बट सीधे सीधा मुझे इस पे आना पड़ा, जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने बहुत सारी चीजें क्या क्या पढ़ने को मिलती, हमें संयोजकता पढ़ने को मिलती, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने को मिलती, हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने को मिलती, और हमें क्या पता चलता, हमें इनके ऑर्डर्स पता चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के, कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है, हमारी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत मैं साथ साथ करती जाऊँ। मैं जो भी यहाँ बताती जाऊँ उसे अभी लिख ले और उसको समझाने की कोशिश मैं करूँगी। समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर पढ़ेंगे तो वो सब समझ में आएगा, सही है। क्योंकि हमने एक चैप्टर पूरा इनऑर्गेनिक का जो मेनली फंडामेंटल उसको छोड़ के हम सीधे कहाँ पे आए, केमिकल बॉन्डिंग पे आए, तो कुछ शब्दों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, सही है। मगर मैं कोशिश करूँगी मैं ना 100% तुम्हें समझा पाऊँ। और वो डेफिनेशन है, उसमें भी डेफिनेशन ही बना ली थी, यहाँ पे भी
अब ऑक्टेट रूल क्या था? ऑक्टेट रूल का मतलब क्या था? जो हमारी बैलेंस सेल होती है, बैलेंस सेल समझ में आती है? कौन सी सेल होती है? किसी भी एटम की जो सबसे बाहरी सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, जैसे कि न्यूक्लियस है मेरे पास, सही है? इसकी दो सेल्स है, सही है? एक हमारी ये वाली सेल होगी 1 वाली और एक हो गई हमारी 2 वाली, सही है? तो अब बताओ इसमें जो हमारी बैलेंस सेल होगी वो कौन सी सेल होगी? बेटा बाहरी सेल होगी, जो ये आउटर मोस्ट सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल, ये हमारी क्या होती है? यही हमारी बैलेंस सेल होती है, जो किसी भी बॉन्ड को बनाने में हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ से आएंगे? बैलेंस सेल से आएंगे। हम जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम किसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे? बैलेंस सेल की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्योंकि देखो पिछले चैप्टर में आप बाहु का रूल रह गया है, कर लेंगे। उन्होंने जो चीजें बताई, हमारे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, वो सब चीजें पढ़ के धीरे धीरे वो यहीं पे आता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो आउटर सेल होती है वो हमारी क्यों भाग ले रही होती है? क्योंकि ये इससे दूरी ज्यादा होती है। क्या होता है? दोनों के बीच का गैप ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कम लग रहा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, समझे? क्योंकि इन पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होता है, तो यार जा भी सकते हैं और आराम से आ भी सकते हैं। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में क्या देखा गया कि जो हमारी इनर्ट गैसेस थी, इनर्ट गैसेस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जो तुम्हारी होती है, याद करो क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, बोलो आर्गन, तो ये तुम्हारी होती है इनर्ट गैसेस। अब इन्हें इनर्ट गैसेस क्यों कह रहे होते हैं? इनर्ट गैसेस क्यों कह रहे होते हैं? ये किसी से क्रिया नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ये दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रही होती है। जैसे कि हीलियम जो तुम्हारी पूरे इन्वायरमेंट में है, बट वो किसी के साथ भी कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है? वो हमेशा एलिमेंट्री फॉर्म हीलियम में ही हमारे पास है। नियॉन हमारे पास नियॉन की फॉर्म में ही है, सही? सिर्फ इसके जीनॉन और रेडॉन के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बाकी किसी के भी कोई भी कंपाउंड नहीं पाए जाते। हीलियम को तुमने कभी भी किसी भी एटम के साथ रिएक्शन करते हुए नहीं देखा होगा। जैसे कि मान लो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कर लेता है, सही है? CH4 बना लेता है, मीथेन बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ कर लेते हैं, बट कहीं भी तुमने कार्बन और हीलियम की रिएक्शन पढ़ी है? नो मैम, आज तक हमने ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि हमें बॉन्डिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? बॉन्डिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो बॉन्डिंग कर रहे थे। जब हमारे पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है तो हमें बॉन्डिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस वही तो जो इनर्ट गैसेस थी वो बहुत ज्यादा स्टेबल थी, उनको क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा स्टेबल थी, तो हमने क्या किया? इनर्ट गैसेस से बहुत ज्यादा हमने इनकी स्टडी की। ऐसा क्यों है कि अगर सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये क्यों नहीं बना रहे? तो जब इनकी स्टडी की गई तो हमने क्या देखा? जो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा उसमें जो हमारी आउटर मोस्ट सेल्स थी वो कंप्लीटली फिल्ड थी, सही? मान लो अगर मेरे पास हीलियम था, हीलियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये कौन से पीरियड का था बेटा? पहले पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें सेल्स कितनी होंगी? सिर्फ एक सेल होगी। अब एक सेल के एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो हीलियम हमेशा डुप्लेट की फॉर्म में, इसकी डुप्लेट की फॉर्म में स्टेबल होता है। मतलब हीलियम की आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तुम्हें कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो जो इसके पास वाले जितने भी एटम्स थे जो अनस्टेबल थे फॉर्म्स में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोशिश की हम कैसे भी करके किसका हम की बोले ले, हम अपनी इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लें। जो हमारी इनर्ट गैसेस की पास की कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो हीलियम था,
थी हीलियम, बोलो हीलियम, फिर नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ीनॉन, देन रेडियम। सही है? इतने प्राप्त। तो इसमें हमने क्या देखा, इसके पास सिर्फ ये फर्स्ट पीरियड का था, तो इसके पास सिर्फ कितना था, 1s2, सिर्फ 2 ही थे, एक ही ऑर्बिटल थी और 2 ही इलेक्ट्रॉन थी। तो ये तो डुप्लेट की फॉर्म में कर रहा था। तो अब जो इसके पास वाला, जो सबसे पास में क्या आ रहा था, इसके हाइड्रोजन आ रहा था। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए भी हाइड्रोजन के पास भी ओनली कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। तो वो क्या करेगा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन के डिफरेंट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से मिला के एक बॉन्ड बना दिया। इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है वो जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए पूरी केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑलवेज सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। समझे? क्यों नहीं करेगा ये भी समझ में आया? क्योंकि उसके पास सिर्फ हमारे पास एक ही ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते। बस समझ में आ रहा है लास्ट तक सबको? अब सही है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, इसके पास वाले की, नियॉन के पास में। नियॉन होता है बेटा हमारा 10, नियॉन होता है हमारा 10 और यहाँ पे आता है हमारा क्लोरीन, ये होता है 18 और ये होता है 17। अब जब हम 1s वाले में आएंगे हाइड्रोजन के नीड पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सोडियम हमारा बेटा कितना होता है, 11। सही है? तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम के पास जो हमारा 11 है, सोडियम Na 11, इसके पास जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 8 1 आएगा। सही है? नियॉन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना था, 2 8 था बेटा, क्योंकि ये कितना था, 10 था। सही है? 10 था। तो ये क्या करेगा, ये अपना इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मतलब क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपना दे देगा। मतलब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सुनो मेरी बात, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बहुत जल्दी से Na+ में आ जाएगा। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसमें क्या आता है, माइनस चार्ज। तो देखो जब हमने क्या किया, हमने यहाँ से सोडियम को हमें स्टेबल फॉर्म में लाना था, किसकी, नियॉन के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना था, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 17 है। कितनी आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 7 आएगी। ये हमारी किसकी हो गई, क्लोरीन की हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। सही है? तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला था ये तुरंत कैप्चर कर लेगा। सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको सीधे कैप्चर कर लेगा और ये क्या बना लेगा, Cl-, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा था उस पर क्या बन रहा था, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उस पर क्या बन रहा है, नेगेटिव। जब ये दोनों बन गए तो तुम्हें एक चीज मुझे फिजिक्स में भी पता है, आपने वैसे भी पढ़ी है कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्शन फोर्स करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स करते हैं। वो भी जब इनमें सेम लेवल का क्या है, चार्ज, सेम लेवल का चार्ज है, तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक इमेजिनरी बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं NaCl, जिसमें फॉर्मली कोई बॉन्ड नहीं होता। मतलब वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि वो किस किस के बीच में बेटा, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं, हमारे NaCl। जो ऐसे वाले बॉन्ड बनते हैं इनको क्या बोल रहे होते हैं हम, जो ऐसे वाले बॉन्ड बन रहे होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से मिलकर बन रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। और ये बन क्यों रहे थे बेटा, ऑक्टेट रूल की वजह से बन रहे थे। ऑक्टेट रूल क्या था कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा। और वो हमारा क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? बोलो। बॉन्ड बना लेगा। तो देखो आयनिक बॉन्ड क्या था हमारा? ये क्या बना रहा है हमारा? इन दोनों के बीच में NaCl जो बन रहा है वो बेसिकली हमारा कैसा बन रहा है बेटा? आयनिक कंपाउंड बन रहा है। आयनिक, और इस कंपाउंड में जो हमारा बॉन्ड मिलेगा, अगर तुमसे जो पूछे NaCl में कैसा बॉन्ड है, तो कैसा बॉन्ड हो जाएगा बेटा? आयनिक बॉन्ड। सही है? तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? ये एक बॉन्ड हमने पढ़ लिया, तो हमारा क्या हो गया? कौन सा हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो लगभग कितनी होती है? 200 किलो जूल पर मोल। जितने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? उन्हें तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। क्या होगा? जब कोई भी बॉन्ड बनता है, सही है, एक चीज याद रखना पूरे चैप्टर में, जब कोई भी बॉन्ड बनता है, सॉरी बेटा 200 है, जब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? हमारी एनर्जी रिलीज होती है। और जब कोई भी बॉन्ड टूटता है तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? बोलो। एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी डाउन होती है। जब तक एनर्जी किसी की भी हाई होगी तो बहुत एक्साइटेड रहता है आदमी। जब बेचारा धीरे धीरे उसकी एनर्जी लो होती जाती है तो वो एक स्टेबल स्टेट में आकर बैठ जाता है। जब तक एनर्जी रहती है तब तक खेलता कूदता कुछ भी कर सकता है। और जब एनर्जी खत्म तो आदमी सो जाता है, तो वो जाती है स्टेबल स्टेट। लिख लिया इतना सा? मैं पीछे करूँ बोर्ड लिख लिया? अब देखो एक चीज और जो तुम्हारे हमने क्या बनाया, इन बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा कि किसी भी टाइम इलेक्ट्रोवैलेट मोड या आयनिक मोड क्यों बनेगा। सही है, बताओ कब कब बनेगा इलेक्ट्रोवैलेट मोड और आयनिक मोड? कुछ पता है तुम लोगों को कि आयनिक मोड कब फॉर्म होगा? आयनिक मोड का फॉर्मेशन कब होगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो समझ में आ रहा है, शेयरिंग नहीं होगी, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, एक तो तब हो रहा है। बट कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे होंगे, कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे होंगे, ये भी पता करना होता है ना। तो जो हमारी मेटल्स होती हैं, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं, मतलब जो एल्काइली मेटल्स है और एल्काइली अर्थ मेटल्स है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, वो हमारा क्या होती है? मेटल्स होती है। वो जनरली क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को देती है, वो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हो रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रही होती है वो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। ये जनरली कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए और समटाइम बोरॉन भी वर्ड है, बट ये कम होती है। ये दोनों ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो मुझे एक ऐसे एटम की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी है जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहती है। वो एक टेंडेंसी है किसी भी एटम की जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहती है। जितना ज्यादा मैं अपने पास खींच पाऊंगी उस इलेक्ट्रॉन को, उतनी ज्यादा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सही है, जितना ज्यादा मैं दे पाऊंगी उस इलेक्ट्रॉन को, उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगी। तो जनरली जो हमारी हैलोजन्स होती हैं, हैलोजन्स मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो है हमारा 17 वाला जो ग्रुप है, 17 ग्रुप है ना ये, हाँ, ग्रुप 17 से जो लोग हैं वो हमारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर मेरे पास 4 आयनिक बॉन्ड्स हैं, उन 4 आयनिक बॉन्ड्स में मैं कैसे बता पाऊंगी कि मेरा कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा होगा वही उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। क्योंकि अगर ये नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी बहुत कम होगी ना, बिल्कुल नामुमकिन के बराबर। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो इसकी होगी ही नहीं। तो बस जिसकी इनका डिफरेंस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड मजबूत होगा। समझ रहे हो? लिखो। लिख रहे हैं आप? स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चुपचाप रहो, जो बोलेगा क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं।
काम आएगी। लिखिए, आगे बढ़ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख बेटा, टाइम कम है। तीन बार तो बोल चुकी हूँ, लिखो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब हटाओ आगे, अब बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे बोल रहे हैं? पहले तो जो बताओ बैलेंसी किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो संयोजकता। जितने बॉन्ड्स बनाता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे अगर कार्बन की संयोजकता की मैं बात करूंगी तो कितनी होती है बेटा, 4, क्योंकि क्या करता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 4 बॉन्ड्स की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? जनरली सबसे ज्यादा कैटाइनेशन पावर किसकी मानी जाती है? कार्बन की। भाई हाइड्रोजन बेटा एक ही बॉन्ड बनाता है, जो कोई हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन की कैटाइनेशन पावर सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए ऑर्गेनिक में जितने भी तुम्हारे जो चेन बनाने की प्रवृत्ति होती है ना, चेन बनाते जाने की, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कैटाइनेशन पावर बोल रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। सही, कुछ हेटेरो एटम्स भी लगते हैं, बट मोस्ट ऑफ किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कार्बन से। अब हम बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी की। जब हम कोई भी आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, जितना हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं या जितना इलेक्ट्रॉन को हम लॉस कर रहे हैं, वो हमारे किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी के। सही है, इसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। सही है, लिखो इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज number of electron gain and loss। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब जैसे कि मैं सोडियम NaCl में बात करूँ, सही, NaCl में Na ने अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था। अगर मुझसे आप पूछा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आएगी? कितनी है? एक। क्योंकि क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन ही तो दिया था ना हमने। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब मैं यही पे सेम ऐसे ही पूछ लूं, Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? 1 ही होगी, क्योंकि क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इसमें चार्ज नहीं आते। समझे? इलेक्ट्रोवैलेंसी में कहीं पे भी चार्ज लिखा हुआ नहीं आएगा। मान लो अगर उसने यहाँ ऑप्शन में तुम्हें, जैसे ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ NaCl, Na in NaCl, सही है? और तुम मतलब सॉरी Cl की लगा लो, Cl वाले में चार्ज आएगा, Na वाले में तो पॉजिटिव ही आता है। Cl वाली दी हुई है, तुमने 1 दे दिया, उसने माइनस का 1 दे दिया है, 2 दे दिया और 0 दे दिया, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। माइनस का 1 नहीं लगाओगे, चार्ज नहीं पूछा है हमसे। क्या पूछा है हमसे? इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछी। इलेक्ट्रोवैलेंसी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करे हुए हैं। जो हमने वो गेन करे या लॉस करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और कोई भी चीज हम जब गेन करें या लॉस करें वो पूरी संख्या में करते हैं, माइनस में नहीं करते। हम किसी को कुछ भी देंगे तो या तो 1 देंगे, -1 तो दे नहीं सकते ना, 1 ही दे सकते हैं या 1 ही ले सकते हैं।
इलेक्ट्रोवैलेंसी के आगे कभी भी क्या नहीं लगता, चार्ज नहीं लगता। तुम्हें सिर्फ क्या बतानी है, 1 बतानी है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हमने इसकी पढ़ ली थी, हमारी एक तरीके से आयनिक कंपाउंड की पढ़ ली थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे CaCl2 में पूछूं, CaCl2 में तुम्हें पता नहीं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम दोनों की बतानी है। बताओ एक मिनट कितनी है? CL की 2 होगी, 2 Cl की तो कोई कैसे सकती है? कैल्शियम की कैसे एक होगी? कैल्शियम कौन से वाले में आ रहा है? सुनो मेरी बात, मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैल्शियम हमारा कौन सा है? सेकंड से। इसकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में? कैल्शियम में कितने होते हैं? 20 है बेटा। 2 8 आगे 8 आ गया। अब 2 क्यों होगा? अब आउटर मोस्ट में हम ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? ये वाला 2 दान कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कैल्शियम कैसा चार्ज आ जाएगा? कितना आया? +2। इसीलिए यहाँ पे कितनी हमने क्लोरीन में कितनी लेनी पड़ी है? एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है? 1 एक्सेप्ट करती है। इसीलिए मुझे यहाँ पे 2 क्लोरीन लेनी पड़ी, समझे? इसीलिए मुझे ये कंपाउंड बनाने के लिए एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन लेनी पड़ी है, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। और इलेक्ट्रॉन निकल कितने रहे थे हमारे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो इसकी बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 2 क्लोरीन लेनी पड़ी। तो अगर हम मुझसे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन पूछी गई है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी होगी? बताओ। हाँ, और वो क्यों होगी? क्योंकि क्लोरीन तो ऑलवेज एक ही ले सकता है ना, एक से ज्यादा तो ले नहीं सकता। नंबर ऑफ क्लोरीन है वो, बट अगर मैं क्लोरीन की बात करें तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर पूछ ली जाएगी तो भाई किसकी? कैल्शियम की। तो कितनी थी बेटा? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रही थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। सही है? समझ में आया अभी तक? अभी तक भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को? कुछ रिपीट करना है? चलो। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, कुछ नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल नेचर से मतलब क्या है कि कहीं पे हमारा चार्ज ज्यादा होगा और कहीं पे हमारा चार्ज कम होगा, वो सब जगह पे इक्वल नहीं होगा। और कुछ नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह पे क्या होगा? सेम होगा। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे सेम है तो वो क्या हो गया हमारा? नॉन डायरेक्शनल। तो क्या हो गया बेटा? वो नॉन डायरेक्शनल, जिसमें हमारा चार्ज में सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो मुझे चार्ज ज्यादा महसूस हो रहा है, दूर है तो कम महसूस हो रहा है। वो हर तरफ अपना सेम अट्रैक्शन फोर्स रखेगा, तो वो हमारा नॉन डायरेक्शनल। तो जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे नेचर का होता है? आयनिक बॉन्ड हमारा होता है बेटा नॉन डायरेक्शनल नेचर। और ये तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर तुम्हें चारों बॉन्ड दे दी जाएंगे और निकलवा लेगा इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है हमारा नॉन डायरेक्शनल नेचर का, तो तुम्हें या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखा हुआ मिलेगा या आयनिक बॉन्ड लिखा हुआ मिलेगा। स्पेसिफिकली आजकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आयनिक बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है? क्योंकि अब जो पेपर्स बन रहे हैं वो तुम्हें पेपर्स वही आ रहे हैं, बस उसकी लैंग्वेज को ऐसे करा जा रहा है कि तुम कितना बेसिक से और कितना समझ के उस चीज को पढ़ लो। अगर तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का है या फिर वीक बॉन्ड का है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है वो? क्योंकि एक तरीके से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस
इसकी वो एनर्जी मैंने बताई थी, कितनी बताई थी? 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 किलो जूल होती है, उससे ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे हो सकती है, फिक्स नहीं है, इसलिए उसका अप्रॉक्सीमेटली वाला साइन। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, और एक चीज और याद रखना, एक लाइन और आ सकती है, लिख लो, आयनिक बॉन्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, उसका सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल का, आयनिक जो कंपाउंड बन रहे होते हैं हमारे, उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहेंगे? किसी भी आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला। Conditions for forming ionic bond. अभी तक आपने बेसिकली सिर्फ किस बॉन्ड के बारे में बात करी है? सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में। आज हम बेसिक सारा आयनिक बॉन्ड निपटा लेंगे, जितने भी टाइप के आयनिक बॉन्ड के क्वेश्चन हमारे होंगे मोस्ट ऑफ निपटा लेंगे। फिर आगे हम कल पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, लुईस रॉड स्ट्रक्चर्स। उससे हम कुछ क्वेश्चन निकालने सीख लेंगे, जिसमें कि हमें बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, उसके लिए हम बैचपर तक का ध्यान वेट नहीं करेंगे, सब कुछ हम लुईस से ही निकालना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे, सही है, बीबीटी पढ़ेंगे। थ्योरीज कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो लुईस की थ्योरी है, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड रिपल्सन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी है, BSc और लास्ट में क्या है? एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 4 थ्योरीज है हमारे पास, जो चारों में क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। चलो लिखो कंडीशन फॉर फॉर्मिंग अ बाइंडर। इसमें क्या होना चाहिए? आयनिक बॉन्ड हमारे कितने 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक किस पे? आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरी लैटिस एनर्जी। अब लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? पहले थ्योरी लिख लो, फिर मैं समझा दूंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डाल दो सबसे पहले हेडिंग में। मिनिमम एनर्जी, वह कम से कम ऊर्जा जो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to remove an electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom. Minimum energy required to remove an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom to form a positive ion or cation. मैं बोल रही हूँ हिंदी में बोल रही हूँ। एक आइसोलेटेड मतलब बिना चार्ज वाले गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसे चार्ज एटम बनाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन है। हमने क्या बोला कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन क्या है नाइट्रोजन सॉरी सोडियम सोडियम हमारा क्या है अभी आइसोलेटेड। इससे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ इससे क्या करा मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ये क्या बन गया हमें निकालने के लिए क्या करना होगा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी तो अपने हायर स्टेट को छोड़ता है जब हम उसे एनर्जी देते हैं। ये हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में अलग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तभी उसका इमिशन होगा। सही। तो जब हमने एनर्जी दी जितनी एनर्जी देने की हमें जरूरत पड़ी वो हमारी क्या पड़ी वो हमारी क्या कहलाई आयोनाइजेशन एनर्जी और जिसको मैं आगे सब जगह इसको आई ई से लिखूंगी। इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि आई ई का मतलब हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि आगे हम लोग इसको बहुत यूज करेंगे हर जगह यूज करेंगे वहां में सिर्फ इसको आई ई और बार बार शायद मैं बोल लो पूछोगे तुम लोग तो उससे कोई फायदा नहीं है इसलिए अभी लिख लो अपनी कॉपी में जो भी शॉर्ट टर्म्स यूज करे जाएंगे पूरी केमिस्ट्री में जहाँ पे लिख रहे हो तुरंत अपनी जगह लिखते रहो जिससे कि जिस टाइम दोबारा कॉपी रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम्स ना हो शॉर्ट टर्म्स। ठीक अब देखो अब हमने यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी की बात की। अभी आयनाइजेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंडेंट होगा हमारा आयनिक बॉन्ड। अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन से आराम से मेरा आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है बहुत आराम से मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जैसे सोडियम है सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी जैसे ये निकाल देगा वैसे ही हमारे किस में आ जाएगा इनर्ट में आ जाएगा तो ये बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके लिए क्या जरूरत होगी कम आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है इसकी मिनिमम आयनाइजेशन। ऐसे ही अगर मैं ले लूं तुम्हारा क्या Mg ले तो Mg का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो ऑलरेडी फिल्ड होता है किसके साथ 2 के साथ 2s कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इससे मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी
जितना ज़्यादा इसका फोर्स होएगा उससे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। इसके लिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, सोडियम से ज़्यादा होगी। मतलब अगर Na और Mg में तुमसे आयोनाइजेशन एनर्जी का वो पूछा जाए किसकी ज़्यादा है, तो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा है। मैग्नीशियम के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। ऐसे ही अब क्या होगा, अगर इस पे हम लोग क्या करें, अगर मान लो मेरे पास 3 चीज़ें हैं, 3 है, कौन कौन सी 3 है, मेरे पास Na है, हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास Na+1 है, Mg+2 है और मेरे पास एल्युमिनियम+3। सही। अब मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, बोलो। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी बॉन्ड को फॉर्म करेगा, समझे क्या? हाँ, तो सबसे कम सोडियम, तो ये क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, यहाँ से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब इसको हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी तुलना में। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ, बॉन्ड फॉर्म करने की वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा तुम्हारा, ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया? क्या नाम है? आदित्य। समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोला? और जितनी क्या होगी हमारे पास, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड तो फॉर्म होगा मगर कौन सा बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई मतलब नहीं, ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है हमारा, आयनिक बॉन्ड में। तो उतनी जल्दी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमने दूसरा क्या टॉपिक डाला था, दूसरा क्या था, देखो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एफिनिटी डालो टॉपिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर मैंने किसी भी चीज में कुछ चीज ऐड करी है, सही है, तो उससे एनर्जी जो रिलीज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी, लिखो हिंदी वालों लिख लो, फिर मैं इंग्लिश में लिखाऊंगी, किसी भी आइसोलेटेड मतलब बिना चार्ज वाले गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है।
बदलती है बेटा। कैसा चार्ज मिलेगा यहाँ पे? लाया था हाँ? इसमें लिखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, greater the bond formation. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होगी उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। और देखो एक चीज देखो, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की जो बात करी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या थी बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वो पावर थी ना, कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी रिलीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिपेंडेंट होगी? साइज पे कैसे डिपेंडेंट होगी? अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी कैसी होगी बेटा? कम होगी ना। समझ में आया क्यों कम होगी? साइज पे कैसे डिपेंडेंट कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, पता है? अगर साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है बेटा? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ग्रुप में नीचे जा रही हूँ तो नीचे जाने पर साइज क्या होता है? साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, इट मीन्स हमारे एटम का साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने पे कम हो जाएगी। आज की क्लास में अभी तक समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल लिखना, F minus 2 minus 2 and then minus 3 ये क्या होगी? टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और एक तो मैंने तुम्हें बताया था, मेटल और नॉन मेटल मिलके ही क्या बनाएंगे? हमारे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और नॉन मेटल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे।
क्योंकि एक क्या कर रहा है आयनिक बॉन्ड में, दे रहा है और एक ले रहा है। और यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना शेयरिंग है ना पार्शियल है। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी रूप से हमारा इलेक्ट्रॉन एक जगह से हटके दूसरी जगह चला जाता है। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा है वो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बॉन्ड्स कहीं छोड़ के नहीं जा रहा अपनी ऑर्बिट्स को, वो क्या कर रहा है एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से मिक्सिंग कर ले रही है, सिर्फ हम शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा वो क्या होगा, पार्शियल शेयरिंग होगी, क्योंकि उसमें क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपने जो एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा वो दूसरे को दे देगा, बट वो कंप्लीटली नहीं देगा, वो अपनी ऑक्टेट में भी उसको गिनेगा और वो दूसरे की ऑक्टेट में भी उसे गिनेगा, समझे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड्स किस में पाए जाते हैं, मेटालिक बॉन्ड से चार्ज वाले जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मैंने बताए थे उसमें हम आयनिक तो पढ़ ही रहे हैं अभी। कोवेलेंट क्या था हमारा, पार्शियल जो हम शेयरिंग कर रहे थे, सॉरी पार्शियल शेयरिंग नहीं है वो शेयरिंग है, उसमें क्या है कि मेरा इलेक्ट्रॉन में तेरा इलेक्ट्रॉन में दोनों बराबर का करोगे तो शेयरिंग होगी, अगर नहीं करोगे तो भाई कोई साझेदारी नहीं है, ठीक है। पार्शियल शेयरिंग किसमें थी कि मेरे पास पैसे हैं तेरे पास नहीं, तो अपना काम शुरू कर लिए, बट जब मुझे चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाएगा, समझे। वो क्या था हमारा कोवेलेंट, नहीं कोऑर्डिनेट, सॉरी वो क्या था पार्शियल शेयरिंग वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, कोवेलेंट बॉन्ड तो बेटा कंप्लीट शेयरिंग वाला था ना, पूरी पूरी शेयरिंग कर रहे हैं। और मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जैसे हमने कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर का हमारे पास तार है, तो उसमें क्या है कॉपर के तार में बहुत सारे कॉपर के एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं एक तरीके से, उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है कुछ भी हो रहा है, पर उनके बीच में भी एक फोर्स काम कर रहा है। इसका इस एक कॉपर का न्यूक्लियस दूसरे कॉपर के इलेक्ट्रॉन को जोड़े हुए हैं, दूसरे कॉपर का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को जोड़े हुए हैं, इस तरीके से जो बहुत सारी शीट टाइप की बन जाती है जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं प्रॉपर, सही है। अब तो शायद सिलेबस में ही नहीं है सॉलिड स्टेट, सही है, हाँ। तो वो हमारा क्या होता है मेटालिक बॉन्ड होता है जो हमारे मेटल्स में पाया जाता है। तो ये तुम्हें छोटा छोटा मैंने क्या बता दिया अभी, नॉर्मल कि तीनों बॉन्ड्स में अंतर ही है। तीनों बॉन्ड्स में देखो क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, जैसे कि A है, A के पास एक इलेक्ट्रॉन, B है, B के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे आपस में शेयरिंग करेंगे, ये दोनों का अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा प्रॉपर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, A का होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, B का होगा। जब ये कंप्लीट होएगा तो हमारी कौन सी शेयरिंग होगी बेटा, वो कोवेलेंट शेयरिंग होगी। आयनिक में हमने बता ही रखा है, आयनिक में क्या था, मैंने पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर क्या बनाया, पॉजिटिव चार्ज लेके आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने एक्सेप्ट किया, उसने क्या किया नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिल गए तो ये हमारे पास क्या बन गया, NaCl, सही है। ये हमारा क्या हो गया, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब इसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा क्या होता है, ये हम लोग एक्चुअल में जो डी कोऑर्डिनेट कंपाउंड प्रॉपर एक पूरा हमारा 12th का चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें क्या होता है मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो अदर एलिमेंट्स अदर कंपाउंड्स आएंगे इनके पास, जो अदर क्या कहते हैं उन्हें एटम्स आएंगे जिनको हम कहेंगे लिगेंड्स, समझे, लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड्स क्या करेंगे, हमारे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है हमारी, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन देता है, ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, ये हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाती है। इसका हम पूरा का पूरा 12th वाले में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और तुम्हारे पास ये अभी बहुत सारे ओजोन में पाया जाता है, ये NO2 में मिलेगा। अभी हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे ना,
तो हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसे कैसे फॉर्म किए गए, समझे। अब आगे बढ़े, तीसरा फैक्टर बचा हुआ था, दैट इज क्या था, लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, डालो टॉपिक। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one mole of ionic solid crystal lattice solid, जैसे हमारे NaCl होता है, लेटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होता है। NaCl अब सॉलिड स्टेट है ही नहीं, मतलब प्रॉपर NaCl, CaCl2, ZnCl2 इन सबके तुम्हें स्ट्रक्चर्स पढ़ने को मिलते हैं कि ये कैसे बने हुए होते हैं। इनका पूरा स्ट्रक्चर कोर पे क्या होता है, हमारा कौन सा FCC है, कौन सा BCC है, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, क्या कहलाया हमारा, आयनिक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म फ्रॉम its gaseous ions। मतलब अलग अलग गैसेस आयन से मिलके जब एक लैटिस बनता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉलिड बनता है, तो जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्योंकि अगर मेरा सॉलिड से हम लोग जब गैस से हम जब लोग सॉलिड में आएंगे, इट मीन्स हमारे बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी, हमारे बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी हमेशा बेटा, क्या होगी, रिलीज होगी, सही है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। सिंपल चीज समझो, गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब देखो लैटिस एनर्जी वो जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टेड चार्ज अपॉन चार्ज क्या है, जो कैटायन और एनायन पे जो चार्ज आएगा उसकी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी लैटिस एनर्जी, और जो उनका साइज होगा उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना कम साइज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। दोनों चीजों पे डिपेंड है। अगर मुझे पहले चार्ज दिए हुए हैं, सही है, तो मैं हमेशा चार्ज को पहले प्रेफरेंस दूंगी, तब मैं साइज को प्रेफरेंस नहीं दूंगी। अगर मुझे सब पे सेम चार्ज दिए हुए हैं और डिफरेंट साइज दिए हुए, देन मैं साइज पे आऊँ, समझे। पहला टर्म क्या है, हमें चार्ज देखना है कि जिस पे चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, उसकी बॉन्ड फॉर्म करने की वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो क्या करेगी, वो ज़्यादा बनाएगा, और जो रेडाई, जिसकी रेडाई ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, तो वो बॉन्ड क्या करेगा, कम फॉर्म्स करेगा, सही। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी, कौन कौन से बेटा, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, बोलो यार सबको बड़ा आयोना बोलो, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, बोलो,
समझ लो, आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी हमारी? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी हमारी, वो हमारी क्या थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो चार्ज बनाने, मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता कैसी थी? ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉन्ड बनाने की क्षमता कम थी। सही है। अब हम किस पे आए थे? लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी क्या थी? जब बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स मिलकर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हमारा लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं। जब गैसेस से मिलकर तो हमारी एनर्जी जो रिलीज हो रही थी वो हमारी क्या कहला रही थी बेटा? लैटिस एनर्जी कहलाती। लैटिस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही थी? चार्ज अपॉन रेडाई। मतलब अगर मेरे उस पर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब Na है, Mg+2 है, Na+1 है, एल्युमिनियम+3 है, तो चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है? एल्युमिनियम+3 पे है। तो ठीक है, तो चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जहाँ पे मेरा साइज डिपेंड कर जाएगा, कब साइज डिपेंड करेगा? जब उन सबका चार्ज बराबर दिया हुआ है। मान लो मुझे NaCl दिया हुआ है, NaF दिया हुआ है, NaBr दिया हुआ है, NaI दिया हुआ है, दैट टाइम में क्या देखूंगी? रेडाई देखूंगी, क्योंकि चार्जेस सब पे क्या आ गए? सेम आ गए। तो हमारी जो रेडाई जिसकी ज्यादा होगी, रेडाई किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की रेडाई सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि Na तो सब में सेम आया ना बेटा। अगर मेरा NaF है, सही है, उसके बाद मेरे पास NaCl है, उसके बाद NaBr है, सही है, और NaI है। इसमें मेरे पास Na तो सब में सेम है, तो जो चीज सेम होती है उसकी तो हम बात ही नहीं करते, वो तो उस पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चार्ज सब पे सेम है, चार्ज की भी बात नहीं करें। देन हम सबसे बात किससे आएंगे? रेडाई पे आएंगे। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? साइज सबसे बड़ा आयोडीन का होता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है? साइज बढ़ रहा होता है। जब साइज बढ़ रहा होता है तो Na के बाद क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, देन Cl आ जाएगा, देन F आ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लैटिस एनर्जी LiF की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन LiCl की हो जाएगी, देन LiBr की हो जाएगी, और देन LiI। सॉरी, Li लिख दिया है, Na का। ठीक है, समझ गया ना? आ गया समझ में? ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारी किस चीज पे डिपेंड करते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता पे। जितनी ज्यादा लिक्विड लाइट हायर द लैटिस एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। हायर द लैटिस एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी और बताया, उसके बाद जो तुम्हारा कंक्लूजन निकल रहा है आयनिक बॉन्ड के लिए वो लिख लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी इजीली कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उतनी ही इजीली कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन एनर्जी जितनी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही चांसेस होंगे हमारे कैटायन और एनायन अच्छे बनने के। सही है। और जब कैटायन और एनायन बन जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे आयनिक बॉन्ड के बनने के।